तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3, इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा और इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में ऐसे इसको हटा दिया गया, लेकिन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, तो हम लोग प्रिपेयर रहे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सेल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स जान ले, बेसिक जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए है। तो सेल का मतलब है एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है और इससे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट किसी भी सर्किट में स्टैब्लिश होता है। इस तरह लिखा है, इट इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। और ये एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग सेल के लिए जैसे टर्मिनोलॉजी यूज करते, ईएमएफ कहते हैं। तो इसका मतलब यहां पर एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। ठीक, तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका मतलब क्या है? सिंपली हम एक सेल मार्केट से परचेस करके लाए और उसको हम किसी भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं करें, इसका मतलब वो ओपन सर्किट है। तो उस समय जो उसके पोटेंशियल का वैल्यू बिटवीन द टू टर्मिनल्स होगा, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। इसका मतलब ईएमएफ को हम लोग कह सकते पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन। सेल है हमारे पास, उसमें कोई सर्किट कनेक्शन नहीं है, तो वो ईएमएफ कहलाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस और माइनस के बीच, वो जब सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा, जैसे ये कोई करंट का फ्लो नहीं है, तो हम इसको ईएमएफ लिखेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट टर्म आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि हम सर्किट को कनेक्ट कर दे। कहने का मतलब एक सेल हमने लिया जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, अब इसको एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस से कनेक्ट कर दिया, तो यहां जो रीडिंग देगा, अब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देगा, जिसको V से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, across the terminal of a cell when a current is being drawn। यहां पे करंट का फ्लो हो गया सर्किट में, तब इस कंडीशन में यह टर्म क्या कहलाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आगे बढ़ते हम लोग। अब इसमें हम लोग इसमें कितना करंट का वैल्यू है या जो भी चीज है, ये हम लोग पहले पता करते हैं कि सेल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब उस सेल का जो रेजिस्टेंस है उसका नाम इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसका मतलब हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और एरिया ऑफ द प्लेट इमर्ज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहां पर R का वैल्यू देखो क्या है? C मींस कंसंट्रेशन, L हो गया सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और एरिया हो गया एरिया ऑफ द प्लेट। जैसे हम लोग पहले यूज करते थे फ्लैट बैटरी। आप देखोगे फ्लैट बैटरी का मतलब जिसका कॉलम छोटा है। अब यूज करते हैं टर्बुलेंट, मतलब बड़ा कॉलम। इसका मतलब क्या है? एरिया प्लेट का बढ़ गया, तो एरिया बढ़ने से क्या हुआ? इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो गया। तो करंट होता है ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज कर गया, तो करंट ज्यादा, इसका मतलब हम लोगों को बैकअप ज्यादा मिलेगा। और पहले क्या होता था? 22 प्लेट, 23 प्लेट, 25 प्लेट के फ्लैट बैटरी होते थे। तो फ्लैट बैटरी यूज किया जाता कहां? जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जैसे ट्रक में, बस में, वो फ्लैट बैटरी होता है।
वो बैटरी यदि हम इन्वर्टर में यूज करेंगे तो बैकअप हमको कम मिलेगा, क्योंकि वहां पर एरिया क्या है, लेसर है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा हो गया, तो करंट कम, बैकअप कम मिलेगा। क्लियर हो गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंसंट्रेशन, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ द प्लेट इमर्ज्ड। जस्ट ए मिनट, देखते हैं ये क्या हो गया। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो देखो, लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, हायर वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, दूसरा क्या है, ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कंसंट्रेशन। थर्ड क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अभी जस्ट हमने कहा। ठीक, और इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स भी। तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग जो वोल्टामीटर बनाते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस का डिसोसिएशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का डिसोसिएशन, तो उसको कहते हैं कॉपर वोल्टामीटर, सिल्वर वोल्टामीटर। वाटर का डिसोसिएशन हो गया तो वाटर वोल्टामीटर। तो इस सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब यहां पर हम लोग इसमें सर्किट में इसका इक्वेशन निकालेंगे। तो जो सर्किट हमारे पास है, जैसे ये ईएमएफ है, अब इसके साथ इसका अपना रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। अब इंटरनल रेजिस्टेंस आर है इसका। ठीक, अब यहां पर इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, करंट का फ्लो हो गया। अब करंट का फ्लो होगा तो क्या मेजर करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से करंट का फ्लो, ठीक, यहां का पोटेंशियल वी हो गया और यहां का पोटेंशियल वी हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, इसी से सर्किट इक्वेशन आ जाएगा। तो आपके पास क्या भाई, नेट ईएमएफ ई है। ये किस पार्ट में कन्वर्ट हो गया, दो पार्ट में, एक वी और दूसरा ये वी। इसको स्मॉल वी लिख दिया, इसको कैपिटल वी लिख दिया। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस देगा एक क्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आई इंटू आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा इसके क्रॉस, तो आई आर। अब इसमें से आई कॉमन ले लेंगे तो ये आर प्लस आर, तो आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, नेट ईएमएफ बाई नेट रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग सर्किट इक्वेशन कहते हैं। इसलिए जब भी सर्किट इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग आई इज इक्वल टू याद रखेंगे ये फॉर्मूला, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस में इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल हो गया, तो ईएमएफ हो गया ये आर बाई आर, आर प्लस आर। आ गया समझ में, क्लियर है। अब इससे हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकते हैं। तो कैसे मेजर करेंगे, डायरेक्टली ये देखो, अब वीएम को यदि मेजर करना तो ये क्या, आई आर, ये क्या है भाई, आई आर, ये क्या है, ई, ये क्या है, वी है, ये ई है, ये आई आर। तो इससे हम वी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ई माइनस आई आर, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आ गया समझ में। अब इससे इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, चलिए पहले ये देख लेते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर है सबको, ये हमारा सर्किट इक्वेशन है, आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर है, बोलो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अभी क्या बताया कि टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यही वैल्यू लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईएमएफ। तो यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या आ गया, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब यहीं पर क्वेश्चन आपसे राइज करेगा कि अंडर व्हाट कंडीशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ।
किस किस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर? जब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो या करंट का फ्लो जीरो। इसका मतलब एक सेल मार्केट से परचेस करके लाए, उसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दो, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो देगा 1.5 वोल्ट, वो क्या हो गया? ईएमएफ के बराबर हो गया, क्योंकि सर्किट से कनेक्शन नहीं है। अब जब हम करंट उससे ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब ईएमएफ में से करंट इंटू आर माइनस हो गया, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा? ईएमएफ से लेसर होगा। तो उस समय आपने करंट ड्रॉ किया, तो बैटरी को क्या किया आपने? डिस्चार्ज कराया। इसलिए क्या लिखा है? जब ओपन सर्किट होगा तो V इक्वल टू ई, और दूसरा डिस्चार्जिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ ई माइनस आई आर। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि अंडर व्हाट कंडीशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ, तो ये कंडीशन लिख देंगे ड्यूरिंग चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, सॉरी। अब करंट के डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दे, मतलब नेगेटिव कर दे, तो सेल रिचार्ज होता है। तो उस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आई का वैल्यू नेगेटिव हो गया, तो ई प्लस आई आर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लार्जर देन ईएमएफ। तो क्वेश्चन क्या बना? अंडर व्हाट कंडीशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लार्जर देन ईएमएफ, तो क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग चार्जिंग। क्लियर हो गया? और एक्सप्रेशन भी हमारे पास है, इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट आ जाए इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू R इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर। मान लो इसको डेराइव करना है, डेराइव करने के लिए पूछ दिया कि स्टैब्लिश इंटरनल रेजिस्टेंस या फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां पर कैसे आपने लिखा है? I इज इक्वल टू क्या लिखा है? नेट ईएमएफ लिखा है। यही क्वेश्चन फाइंड किया था ना। ये क्या हो गया? आई आर। ये क्या हो गया? आई आर इज इक्वल टू ईएमएफ, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो आर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? बोलो। ये आ जाएगा, ठीक। और आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो V बाई आर, आर कॉमन ले लें तो क्या आ गया? E बाई वी माइनस 1। यही रिजल्ट आ जाएगा। चलो, क्लियर? इंटरनल रेजिस्टेंस का भी एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? 100% नोट करने की जरूरत है। यह है ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट आ जाए सीरीज। अब सीरीज में ध्यान रखेंगे 2 कंडीशन आएगा। पहला कंडीशन है ऑल्टरनेट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड। यदि पहले का ईएमएफ का नेगेटिव टर्मिनल है, दूसरे के ईएमएफ के पॉजिटिव से कनेक्ट है, और इसका एक इफेक्टिव सर्किट बना लेंगे। तो इफेक्टिव सर्किट क्या हो जाएगा? ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। तो नेट ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है E1 प्लस E2, और नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 प्लस R2। ठीक। दूसरा कंडीशन क्या याद रखना है? बोलो। यदि आप मतलब सेम टर्मिनल कनेक्ट हो जाए सीरीज में, यहां पर ये प्लस माइनस, यहां पर माइनस प्लस, तो नेट ईएमएफ क्या बन जाएगा? E1 माइनस E2, और नेट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? R1 प्लस R2। क्लियर? आ गया? अब मान लो कि ऐसा कोई डिवाइस हमको मिल जाएगा जिसमें इसका वैल्यू हमको यूज करना, या ऐसा कोई सर्किट मिल जाए, एज फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वैल्यू से समझ जाए। ये 0.2 ओम, इसका वैल्यू 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 0.1 ओम। अब कहता नेट ईएमएफ बताओ, क्या आ जाएगा? बहुत इजी।
दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ गया 5 वोल्ट। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 0.3 ओम। अब इसी में टर्मिनल्स ऐसे कर दिया जाए और यहां पर लिख देगा इंटरनल रेजिस्टेंस, या ऐसे आपको यूज करने के लिए दे देगा 2 वोल्ट कॉमा 0.1 ओम। ये लिख देगा 3 वोल्ट कॉमा 0.2 ओम। इसका मतलब ईएमएफ के साथ कॉमा में जो भी लिखा रहता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो नेट ईएमएफ क्या आ गया, ये सेम टर्मिनल कनेक्ट हुआ तो E1 माइनस E2। ठीक है, तो आप 2 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट मैग्नीट्यूड के टर्म में ले लेंगे 1 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कनेक्ट हो गया तो क्या आ गया 0.3 ओम। आ गया समझ में? इस तरह से हम लोग यूज करेंगे सर्किट में। चलो, तो ये सीरीज का हो गया। अब सीरीज में आइडेंटिकल ईएमएफ हो जाए तो उसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, और करंट का वैल्यू किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। आइडेंटिकल वैल्यू, सबका वैल्यू सेम है, देख लो ई आर ऐसे एन टर्म्स तक इसको कनेक्ट कर दिया तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा ई प्लस ई एन ई। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा प्लस आर अप टू एन टाइम्स मींस एन आर। तो आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल ईएमएफ क्या हो गया एन ई बाई टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस आर। अब कंडीशन पहला, व्हेन एन आर लार्जर देन आर, इसका मतलब आर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो एन टाइम्स क्या बन जाएगा, देख लो एक कंडीशन आ गया ना, एन आर लार्जर देन आर, तो कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या बन गया एन ई बाई एन आर मीन्स ई बाई आर। दूसरा कंडीशन क्या बन जाएगा, आर ग्रेटर देन एन आर, तो एन आर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो एन टाइम्स ऑफ ई बाई आर। क्लियर? आ रहा समझ में? नोट्स भी शॉर्ट कर दिया हमने, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े। अब सेल्स इन पैरेलल, तो पैरेलल में डिफरेंट सेल ले ले फिर आइडेंटिकल लेंगे। तो यहां पर क्या डिफरेंट सेल्स E1 और E2, तो E1 से करंट का फ्लो I1, E2 से करंट का फ्लो I2, तो नेट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो इफेक्टिव सर्किट हमारा ये आ जाएगा। इसका नेट ईएमएफ हमको याद रखना है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला नेट ईएमएफ E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आपको लर्न कर लेना है, ठीक? हमने डेराइव करके आपको बता रखा है प्रीवियस नोट्स में भी। चलिए अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाए। आइडेंटिकल ईएमएफ है, देख लो ई आर, और पैरेलल में इफेक्टिव ईएमएफ ई के इक्वल ही होगा क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो ई तो सबका वैल्यू ई ही रह गया, ठीक? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आर बाई एन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर बाई एन, तो मतलब यहां पर आई इज इक्वल टू क्या आ गया टोटल ईएमएफ, तो ईएमएफ क्या बन जाएगा, यहां पर बाय मिस्टेक लिखा गया एन नहीं होगा ई होगा, नेट ईएमएफ ई होगा, ठीक है? इसको हम वेरीफाई कर देते हैं, आई इज इक्वल टू नेट ईएमएफ, नहीं ठीक है वो ऐसे लिखा गया, इनफैक्ट ये आगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और ये आर बाई एन, सही लिखा गया, कोई बात, एन ई डिवाइड बाई आर प्लस एन आर। अब ठीक है, क्लियर? अब फर्स्ट कंडीशन क्या आ गया, वैसे ही इसको आप लार्जर कर दो, और एक कंडीशन या आर बाई एन को लार्जर कर दोगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो इज
I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन ई बाई आर। दूसरा कंडीशन क्या ले लेंगे, आर लार्जर देन आर बाई एन, तो आर बाई एन को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ई बाई आर। क्लियर है 100%। अब यहां पर मिक्स्ड ग्रुपिंग, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या है, आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है और फिर आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में भी कनेक्टेड है, ठीक, अप टू n टाइम्स इन सीरीज, अप टू n टाइम्स इन पैरेलल। तो इसका वैल्यू याद रखना है कि नंबर ऑफ रोज कितने, तो नंबर ऑफ रोज m हो गए, और नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कितने कनेक्ट है, स्मॉल n। इसी के बीच में रिजल्ट हमको याद रखना है और वो रिजल्ट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इसने हमने यहां पर क्या किया, देखो ये सारी इफेक्टिव ईएमएफ एनई हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बना, एनआर, और एनआर और पैरेलल में ज्वाइन है तो एनआर बाई एम बना। तो नेट करंट का वैल्यू लिख करके हमने सिंप्लीफाई किया, लेकिन वो प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा रखा है, उसका वैल्यू हम लोगों को याद रखना है। और ये वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू ये याद रखेंगे कि आर इज इक्वल टू एन आर बाई एम। मिक्स्ड ग्रुपिंग के लिए कंडीशन ये आपको याद रखना है। ये तो हमने आपको डेरिवेशन सिखाया, इससे मतलब नहीं है आपको, आपको रिजल्ट से मतलब है। क्लियर, बोर्ड में डेरिवेशन इसका नहीं आएगा, इसका रिजल्ट्स पूछा जा सकता है और एंट्रेंस में तो रिजल्ट्स पे ही क्वेश्चन रहता है। क्लियर है। अब आ जाए जैसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना, तो हम लोग सीरीज में जानते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस समेशन, पैरेलल में जानते हैं रेसिप्रोकल सम। तो जैसे ये क्वेश्चन आ जाए कि ए बी के क्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस वैल्यू 27.5 ओम आएगा, तो कैसे निकालेंगे, तो ए बी के क्रॉस निकालना है तो ए बी के क्रॉस एक सेल को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे सेल को कनेक्ट किया, ये ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट हो गया, तो अब क्या बच गया, ये 10 ओम, ये वाला 10 ओम, और यहां पर ये तीनों सीरीज में बन जाएंगे। ये 10 ओम के साथ पैरेलल हो जाएगा, तो सीरीज में क्या आ गया, 30 ओम। क्लियर, और ये कितने आ गए, 10 ओम। ए बी, अब बताओ ये 10 और 30 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या देगा, जल्दी से क्विक, क्या तुम लोग हो, अरे 10 इंटू 30 डिवाइड बाई 10 प्लस 30 40 हो गया, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो ये 300 बाई 40 कैंसिल हो गया, 7.5। इतना टाइम लगेगा, ये 10th का क्वेश्चन है। तो ये 7.5 ओम, ये आ गया 10 ओम, और ये 10 ओम, तीनों क्या आ गए सीरीज में, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बन गया, 27.5 ओम। यही तो वैल्यू है, कितना इजी है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये टर्मिनल तो फिक्स है, यहां से ये ओपन सर्किट हो गया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये टर्मिनल पूरा सीरीज में आ गए, तो 30 ओम हो गया, और ऊपर 10 ओम के साथ पैरेलल में, यहां 10 ओम है, इसके साथ ये पैरेलल में नहीं ज्वाइन होगा 30 ओम, तो 10 और 30 क्या चीज में आ गया, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या बना,
R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो 10 इंटू 30 डिवाइड बाई 10 प्लस 30। क्लियर? आ गया समझ में? क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसा है? व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है, देख लो, और 5 आर्म्स है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने का मेथड क्या सिखाया था? दो एक्सट्रीम टर्मिनल से ए और बी, बीच में दो जंक्शन ले लेंगे, ये सी और ये डी। अब ए से सी को कनेक्ट करो, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ए से सी क्या? आर ओम। फिर सी से डी के बीच कनेक्शन, फिर डी से बी के बीच कनेक्शन, फिर सी और बी के बीच कनेक्शन, सी यहां है और बी ये वाला आर, ए और डी के बीच कनेक्शन, बीच वाला रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट हो जाएगा, रीजन बता रखा, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, तो ये नेग्लेक्ट हो गया। तो ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट दोनों क्या आ गया सीरीज में? क्या दे देगा? 2R। ये दोनों सीरीज में क्या दे देगा? 2R। तो ये और ए बी क्या आ गया? इफेक्टिव रेजिस्टेंस R। और एंट्रेंस वाले इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, जो कॉमन रेजिस्टेंस है वही आंसर आता है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। मान लो ऐसे क्वेश्चन में देगा यहां पर 2 ओम 4 ओम 4 ओम 8 ओम, तो 2 4 4 8 कॉमन 4, आंसर 4 ओम आएगा, करने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? नोट करना है। चलो नेक्स्ट। अब कहता है ए बी के क्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनाए। अब यहां पर ए बी तो क्या है? हमने आपको बता रखा है कि जब तक कोई डिवाइस इंट्रोड्यूस नहीं हो वहां का पोटेंशियल सेम रहेगा। यहां कोई डिवाइस नहीं, चलते रहो, पोटेंशियल सेम। कोई डिवाइस नहीं, कोई डिवाइस नहीं, ए। क्लियर? और यहां ये बी है ही। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर टर्मिनल एक बीच में सी ले लेंगे, अब इसको कनेक्ट कर देंगे। तो जब कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? देख लो, लेफ्ट में ए, राइट में बी और बीच में सी। क्लियर? ए और सी के बीच में क्या है? 6 ओम। ठीक, फिर ए और सी के बीच में क्या है? 6 ओम, सॉरी 3 ओम। और सी और बी के बीच में क्या है? 8 ओम। 3 और 6 क्या चीज में आ गए? पैरेलल में। क्या दे देगा? 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6, 18 बाई 9, 2 ओम। 2 और 8 क्या चीज में आ गए? सीरीज में। क्या आ गया इफेक्टिव? 10 ओम। आ गया समझ में? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए क्रॉस पी क्यू। देखो कितनी मेहनत किया है ये सब सर्किट ड्रॉ करने में, डिजाइन करने में। ऐसी तुम ही बनाई है ना? अच्छा, अब यहां पर देखिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके क्रॉस फाइंड करना है? पी क्यू के क्रॉस। अब यहां पर ये टर्मिनल देखो, ये क्या है? दोनों पैरेलल में है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? ये दोनों पैरेलल में है तो ये क्या देगा? R/2।
तो यहां पर ये P, ये क्या बन गया R/2। फिर यहां पर ये भी पैरेलल में है, क्या देगा R/2 देगा। सिर्फ सर्किट देखने से डिफिकल्ट लग रहा है, सॉल्व करोगे बहुत इजी। ये क्या आ जाएगा R/2, तो ये R/2, ये दोनों क्या चीज में आ गए सीरीज में, तो R/2 और R/2 दोनों का सम क्या आ गया R आ गया। तो यार ये R/2 क्या आ जाएगा पैरेलल में, इफेक्टिव रेजिस्टेंस RAB, R1 R2, तो R इंटू R/2 डिवाइडेड बाई R प्लस R/2, क्या आ गया ऊपर आ गया R²/2, ठीक, इंटू 2 डिवाइड बाई 3R, 2 कैंसिल, R का एक बार कैंसिल, इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/3 आ गया समझ में, क्लियर, नोट करना है। हो गया, चलिए, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/3 आंसर भी हमारा। अब आ जाए, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, ये सब फाइंड करना हो, तो जब सीरीज में सर्किट रहेगा तो हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन। तो स्टेप 1, पहला स्टेप पे हम लोग सबसे पहले सारे पोटेंशियल डिफरेंस को लिख देंगे। सर्किट में पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ये सीरीज में है तो सारे रेजिस्टेंसेस निकाल दिया, स्टेप 1 सबको जोड़ दिया। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में आएंगे तो I इज इक्वल टू टोटल सप्लाई बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो सप्लाई वोल्टेज V और टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। थर्ड स्टेप में आएंगे, जब सीरीज में है तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, V1 V2 V3। और स्टेप 4, ये जो V1 V2 V3 निकलेगा ये नेट सप्लाई के बराबर होगा, तो हम आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर, स्टेप समझ में आ गया। पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेट करंट, तीसरा इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और फोर्थ स्टेप में सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। क्लियर, नेक्स्ट, जब पैरेलल रहेगा तो सेम फॉर्मेट, पैरेलल में भी सबसे पहला स्टेप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे, I1 I2 I3 मेन करंट के बराबर है। इसका मतलब यहां पर भी हम लोग का पर्पस रहेगा कि मेन करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट। तो पहला स्टेप, स्टेप 1 पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस, स्टेप 2 इंडिविजुअल करंट, तो पहले मेन करंट निकाल लेंगे और फिर इंडिविजुअल करंट, I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू V/R1 V/R2 V/R3, फिर टोटल करंट I इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट। 4 स्टेप हम लोगों को लेना है। अब एक और स्टेप होगा कि यदि हमको मेन करंट पता चले और पैरेलल में जैसे मान लो दो रेजिस्टेंस PQ है और पोटेंशियल V है, एक का इंडिविजुअल करंट I1 एक का I2, और हमको मेन करंट पता हो तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला याद रखना है ये हमने आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले किया, लेकिन हमको ये आया रिजल्ट इससे मतलब नहीं, हमको रिजल्ट को यूज करना सीखना चाहिए। यदि हमको I1 निकालना है तो I1 P में फ्लो है, तो हम जस्ट इसके अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस ले लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल सम इनटू मेन करंट।
अब I2 हमको फाइंड करना है, तो I2 किस सेगमेंट में है? Q वाले में, तो इसके अपोजिट आर्म में चले जाएंगे। तो P डिवाइड बाई P प्लस Q इनटू मेन करेंट। आ गया समझ में? क्लियर है स्टेप? अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है वाला, ये 13 में और 18 में दोनों में सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई डेटा चेंज नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, आंसर सामने। सिंपल है, बहुत सिंपल। इतना आसान सवाल हो सकता है? बताओ, नेट ईएमएफ निकाल लो। कितना नेट ईएमएफ? चलो कृतिका तुम बताओ। 200 वोल्ट और 10 वोल्ट। पहले ये गौर से देखो, 200 वोल्ट और 10 वोल्ट का टर्मिनल क्या है? अपोजिट टर्मिनल, इसलिए नेट ईएमएफ E1 माइनस E2। तो 200 में से 10 चला गया, 190। ठीक, V बाई आर टोटल रेजिस्टेंस 38, क्या आ जाएगा? सीधा 5 एम्पियर। इतना सिंपल क्वेश्चन है, और वहां पे लिखा था यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली निकाल लेंगे। नेक्स्ट, अब ऐसा सर्किट है, अब कहता है प्लॉट ए ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ करंट विद आर। ये 2010 का क्वेश्चन है। अब कहता है यहां पर सबसे पहला आप इफेक्टिव ईएमएफ निकालो। इफेक्टिव ईएमएफ, अमन बताओ कितना हो गया इफेक्टिव ईएमएफ? जल्दी से बताओ। अरे सबको ऐड करो, सीरीज है, अपोजिट टर्मिनल है तो सम होगा, डिफरेंट टर्मिनल है तो माइनस होगा। तो अपोजिट टर्मिनल वाले कौन कौन है? ये और ये। तो 5 प्लस 1 6, ये क्या? सेम टर्मिनल, 6 में से 2 चला गया, 4 EM, तो 4E आ गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, ये वेरिएबल है जो रिहोस्टेट कहलाता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या आ गया? R प्लस 2R प्लस 3R, कितने आ गए? 6R। किसके बीच में ग्राफ पूछ रहा है? I और R के बीच। I और R में क्या संबंध है? इनवर्सली रिलेटेड है। इसलिए ग्राफ का नेचर क्या आ गया? इनवर्सली रिलेटेड, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा ग्राफ आ गया। तो I इज इक्वल टू E बाई आर। तो नेट ईएमएफ बाई नेट रेजिस्टेंस तो आना ही था ये, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज कराने के लिए ऐसा पूछा गया। मान लो 10 ईएमएफ रहेगा तो भी ऐसा ही ग्राफ आएगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये देख लीजिए, ग्राफ का नेचर ऐसा आ गया। आंसर भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फाइंड द करंट एंड वोल्टेज थ्रू 12 ओम। 12 ओम में हमें वोल्टेज चाहिए और करंट चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल ले। ये वाला बताओ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया? अरे सिंपल है, 8 और 8 का पैरेलल 4 देगा, 4 4 का पैरेलल देगा 2, तो ऊपर 2 और 4 6 हो गए। कितना आसान हो गया। तो 6 ओम, और इधर कितने आ गए? 12 ओम। ठीक, मेन करंट कितना है? 12 एम्पियर। अब हमको क्या चाहिए? करंट किसमें चाहिए? इसमें चाहिए। I1 मान लेते हैं। तो क्या अभी सिखाया? अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, क्या आ गए? 18 इंटू मेन करेंट 12, कितने आ गए? 4 एम्पियर। क्लियर? यस नो? अब क्या पूछ रहा है? वोल्टेज थ्रू 12 ओम, इसके अक्रॉस वोल्टेज,
तो वोल्टेज थ्रू 12 ओम। इसमें करंट I1 और रेजिस्टेंस 12, I4 इंटू 12 कितने आ गए? 48 वोल्ट। क्लियर? आ रहा समझ में? हाँ हाँ, तो सम क्या है 18? ये हमने बताया इंडिविजुअल करंट निकालने का तरीका, अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो हमको I1 निकालना है, तो अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस 6 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 18 इंटू मेन करंट। क्लियर? ये आ गया, आंसर भी वेरीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर का वैल्यू फाइंड करना है। चल, आंसर हमारा आना चाहिए 7.5। चेक करते हैं। सबसे पहले देखो कितना करंट का फ्लो है। ये रेजिस्टेंस आर 8 एम्पियर, 10 और 10 पैरेलल में 5 ओम। सर्किट को सिंप्लीफाई करो, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 100 वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो क्या है? सिंपल, I इज इक्वल टू टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो 8 इज इक्वल टू टोटल EMF 100 बाई टोटल रेजिस्टेंस R प्लस 5। कितने आ गए? 8R प्लस 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 100। 8R 100 में से 40 चला गया, 60 बचा, तो R इज इक्वल टू आ गया 60 बाई 8। बताओ कितने आ गए? 7.5। क्या क्या नहीं समझ में आया? अरे इसमें नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 10 ओम। 10 ओम क्या चीज में है? 10 ओम। 10 ओम पैरेलल में है, तो पैरेलल में 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 10, तो 100 डिवाइड बाई 20, 5 ओम। 5 ओम ये पूरा सॉल्व होके आ गया। यहां R है, तो R और 5 क्या चीज में आ गए? सीरीज में। सप्लाई कितना? 100। करंट कितना? 8 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू टोटल EMF, तो टोटल EMF कितना? 100। ठीक, पहले फॉर्मूला लिख देंगे बाई टोटल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो I की जगह पर 8 एम्पियर, EMF की जगह पर कितना है? 100, और रेजिस्टेंस कितना आ गया? R प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, R का वैल्यू निकाल ली। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस या बिटवीन द जंक्शन बी एंड डी। तो ब्रिज बैलेंस है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है। देखो है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वेरीफाई करके देखते हैं, तो 0 आना चाहिए आंसर। ठीक, आंसर 0 वोल्ट है, लेकिन कैसे वो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे? ऊपर वाला टोटल रेजिस्टेंस क्या चीज में? सीरीज में 3 ओम। नीचे वाला तो 3 और 6 पैरेलल में। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया? जल्दी से बताओ। 2 ओम आ गया। ठीक, मेन करंट निकाल लो। टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस 2 वोल्ट बाई 2 ओम 1 एम्पियर। इसका मतलब यहां से कितना का फ्लो? 1 एम्पियर का। इस वाले पार्ट में I1 मान ले, इस वाले पार्ट में I2। अब I1 का वैल्यू निकालो, तो डायरेक्ट बिना पोटेंशियल डिफरेंस के हम लोग निकाल सकते हैं। क्या तरीका बताया था?
अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस तो कितना है भाई 6 डिवाइडेड बाई टोटल 9 इंटू मेन करेंट कितना आ गया 2/3 एम्पियर। चलो I2 अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस 3 डिवाइड बाई 9 इंटू मेन करेंट 1/3 एम्पियर। अब I1 और I2 को ऐड करो कितने आ रहे हैं 2/3 प्लस 1/3 3/3 1 एम्पियर सही हम लोगों ने बनाया। अब हमको चाहिए बी और डी तो हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी लिखते हैं तो वी ए माइनस वी बी आई इंटू आर तो I1 इंटू आर तो I1 कितना है 2/3 रेजिस्टेंस कितना है 1 कितना आ गया 2/3 वोल्ट। चलो फिर आ जाओ ए से डी निकाल दो वी ए माइनस वी डी इसमें कितना करंट का फ्लो 1/3 इंटू रेजिस्टेंस इसका कितना है 2 कितना आ गया 2/3 वोल्ट। दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आ गया 0। समझ में आ गया क्लियर 100%। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर तो ए और बी को लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी ऐसे लिखना चाहिए वी बी माइनस वी ए हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल लेकिन हमने सिंपली ऐसे बताया कि वी ए माइनस वी बी। क्लियर हो गया 100% सबको। अब इसी का एक होमवर्क है आप इसको बना लेंगे आंसर भी है ऐसे क्वेश्चन दे रखा है ठीक ऐसे हम आपको हिंट देते हैं यार बना भी देते हैं नहीं तो फिर कहोगे कि क्या इसमें क्या क्वेश्चन ये आया हुआ है एग्जाम में। इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या था टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट इन द आर्म एडी एडी में करंट फाइंड करना है। कैपेसिटर ऑलवेज ब्लॉक्स द डीसी सर्किट तो डीसी सर्किट को ये ब्लॉक कर देगा तो जब ब्लॉक कर देगा तो इसमें से फ्लो नहीं होगा तो ये आर्म नेग्लेक्ट हो गया। क्लियर। अब ये बचा 3 और 3 6 ध्यान देना 3 और 3 6 ओम और ये नीचे 3 ओम और क्या बच गया ये 3 ओम। यहां पर क्या आ गए सर्किट ऐसा बन गया 15 वोल्ट। अब ये दोनों क्या चीज में है पैरेलल में 18/9 2 और 3 5 नेट रेजिस्टेंस 5 ओम तो I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस कितने आ गए 3 एम्पियर तो 3 एम्पियर यहां से फ्लो हो गया। अब किसमें करंट पूछ रहा है बोलो रेजिस्टेंस इफेक्टिव आ गया 5 तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। करंट किसे पूछ रहा है एडी में एडी सेगमेंट मतलब इसमें इस वाले में 3 ओम में इसको हम लोग I1 मान लें तो I इज इक्वल टू मेन करेंट पता है अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल 9 इंटू 3 कितने आ गए बोलो 2 एम्पियर। आया समझ में कि नहीं आया नहीं आया तो पूछो रिपीट करेंगे किसमें किसमें ये जब ब्लॉक कर देगा तो यहां से करंट का फ्लो बंद हो गया ना कहां से ये तो है सीडी तब ये 3 और 3 6 हो गए ये 3 बचा और यहां डी से एफ क्या बोलो कोई डाउट है तो पूछो आ गया समझ में 100% क्लियर हो गया बोलो डाउट है कहीं देख लो हो गया चलो
अब इसी पर बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेगा, कैपेसिटर ब्लॉक करेगा, इसमें फ्लो नहीं होगा, तो क्या बच जाएंगे 2 ओम और 3 ओम पैरेलल में, तो 6/5 कितने आ गए, जल्दी से बताओ। 6/5 1/2 प्लस 2.8 सीरीज में 4, मेन करंट निकाल लेंगे। मेन करंट कितना, 4 वोल्ट डिवाइड बाई, जल्दी से बताओ क्विक। अरे I इज इक्वल टू टोटल 4 बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 4 आया, तो कितने आ गए 1 एम्पियर। अब किसमें करंट पूछा है, चलो इसका नाम I2 ओम, बोलो कितने आ गए 3 डिवाइड बाई 5 इंटू मेन करेंट, कितना आ गया बताओ, 3/5 कितना होता है, आंसर आ गया। कितना क्विक सॉल्व हो रहा है, ऐसे ही आपको रिवीजन करना है। एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क रहेगा और ये आप लोग बना लेंगे। ये दे रखा है 1 ओम 1 ओम 1.5 1 ओम, ये ब्रिज बैलेंस नहीं है, तो जो तरीका सीखा है वैसे ही तरीके से आप बनाएंगे। और ये क्या पूछा, बी और डी के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब लोग बनाएंगे। ठीक है, कल किरचॉफ्स लॉ और फिर उसके एप्लीकेशंस, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक।